अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज हम फिजिक्स नाइन्थ की जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा लास्ट लेक्चर में। उसका आज लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दिया था और कुछ एक्सरसाइज के अंदर भी सवालों की मैंने बात की थी। आज जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर स्पीड के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, फोर्स के अंदर और वर्क के अंदर कह रहा है जी बेस क्वांटिटीज फाइंड करो। आपको पहले फार्मूले आने चाहिए। स्पीड का फार्मूला क्या है? ये आपके पास क्वेश्चन है 1.4 है एक्सरसाइज का, ठीक है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। d/t करेंगे तो आपके पास स्पीड कैलकुलेशन आ जाती है। तो स्पीड का फार्मूला फिर क्या बनेगा? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस की यूनिट, लेंथ यूनिट क्या है आपके पास? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड्स। तो स्पीड का यूनिट क्या बन जाएगा? यूनिट क्या बन जाएगा इसका? मीटर पर सेकंड। लेकिन वैसे मीटर पर सेकंड पूछा नहीं, उसने सिर्फ ये पूछा था कौन कौन सी जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज। डिस्टेंस की बेस क्वांटिटी क्या होगी? ये होगी लेंथ और ये टाइम। तो लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है इसमें। सिर्फ इसका आंसर ये है पहले पार्ट का। बी के अंदर उसको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वॉल्यूम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो वॉल्यूम में कौन सी इन्वॉल्व होती है? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ, विड्थ, हाइट क्या है? सारी लेंथ ही है ना मीटर्स में। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो ये इसके अंदर जो लेंथ है बेस यूनिट, इसका यूनिट मीटर होता है, वो इन्वॉल्व है। इसी तरह फोर्स के अंदर क्या पूछ रहा है? फोर्स किसी की, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम क्या है? मैस है। मीटर क्या है? लेंथ है। और पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? टाइम है। तो ये लेंथ, मैस, लेंथ और टाइम, ये तीन चीज़ें फोर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। और वर्क के अंदर क्या चीज़ है? इसका आपको फार्मूले थोड़े थोड़े आने चाहिए। इस वजह से जब फार्मूले आएंगे तो आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। और ये जो फार्मूले, अभी आप परेशान ना हो, आप लोग अगले लेक्चर्स के अंदर, इस नाइन्थ के अंदर ये सारे फार्मूले पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने पेपर देना तब आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये चीज़ तब आपको इनके फार्मूले ज़ुबानी याद आते होंगे, तो इसे अगर आप किसी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो भी आप बता दोगे। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी। अब फोर्स के अंदर आपको पता है कौन कौन से बेस यूनिट इस्तेमाल होते हैं? कौन से इस्तेमाल होते हैं? वर्क वाला करते हैं W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। एफ के अंदर कौन कौन से हैं आपके पास? मैस है, लेंथ है और टाइम है। और डी क्या है? ये भी लेंथ है। तो वर्क के अंदर भी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी? मैस, लेंथ एंड टाइम। ये तीन बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर दफ़ा शॉर्ट में पूछा जाता है। तकरीबन हर दफ़ा आपके पास ये 1.5 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और बहुत ज़्यादा जब टेस्ट सेशंस चलते हैं नाइन्थ क्लास के, जब जिस भी अकेडमीज़ में, स्कूल्स में जब टेस्ट सेशंस चलते हैं, तो उसमें भी आपको ये सवाल आता है, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। ठीक है, एस्टिमेट लगाना है। लेट से आपकी एज है 16 ईयर्स, ठीक है। तो एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं? सेकंड्स में लेकर ना, तो हम पहले देखेंगे कि सेकंड्स कितने बनते हैं। यहाँ इसको कर लो, एक साल में सेकंड्स की वैल्यू निकाल के उसको 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 साल में आ जाएंगे। या इसी तरह 16 साल के अंदर दिन कितने, एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं? 365। तो आपके पास जो 16 ईयर्स हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं। 1 ईयर हैज़ 365 डेज। 365, 1 डे हैज़ 24 आवर्स। मैं रिलेशन बना रहा हूँ सेकंड्स बनाने के लिए। एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स, ठीक है। 365 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 से, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। डेज को, एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो जितने डेज होते हैं उस 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। उसके बाद एक घंटे के अंदर 60 मिनट हैं, तो जितने घंटे हैं उनको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड, मिनट्स आ जाएंगे।
और फिर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो जितने मेरे पास मिनट आएंगे उसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ़ सेकंड्स आ जाएंगे। तो क्या करूँगा, 16 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आपके पास आ जाएगी एज इन सेकेंड्स। ठीक है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा जो इसका आंसर आता है। ये 16 मैंने आर्बिट्रेरी वैल्यू ली है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स तो आपने अपनी एज लगानी है। मंथ्स आप ना इस्तेमाल करना, सिर्फ ईयर्स इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 14-15 इस साल उम्र होती है, तो आप इसमें से चाहे 14 या 15 या कोई भी आर्बिट्रेरी भी एज ले सकते हो। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा बहुत काफ़ी बड़ी सारी वैल्यू आएगी, ये आपका आंसर होगा। ओके, आगे है व्हाट रोल एस आई हैव प्लेड इन दिस डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये आपने पढ़ा था और मैंने जब पढ़ा रहा था तब मैंने इसके साथ आपको बताया था कि मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करती थी, और डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे को बताने में, एक दूसरे से बात करने में मुश्किलात साबित होती थी। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसको मैं अगर की पॉइंट्स में लिख दूँ, इसका फ़ायदा एक easy to use, easy to understand, easy to collaborate, मतलब एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना आसान हो जाता है। easy to develop standard, ठीक है, और acceptable by whole world। जो भी आप काम करोगे वो पूरी दुनिया से एक्सेप्टेबल होगा, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। और इससे डेवलपमेंट जब इजी टू यूज़ हुआ, इजी टू अंडरस्टैंड हुआ, इजी टू कोलैबोरेट हुआ, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वजूद में आई। व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है, वहाँ से आप जाके इसकी वैल्यू देखें। व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, आपके पास जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग होती है उसको हम वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लीस्ट काउंट है, डिफरेंस बिटवीन वन डिवीजन, ये आपकी सारी कैलकुलेशन है। वर्नियर कांस्टेंट जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग होती है उसको वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर और अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन आप लोगों को शायद नहीं बताई, दूसरी क्लास को बताई थी कि जीरो एरर की डेफिनेशन क्या होती है कि एनी फॉल्ट, ये आपका 1.8 का आंसर होगा, एनी फॉल्ट इन मेजरिंग पूरा लिख लेना, इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ज़ीरो एरर, ठीक है। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट होगा उसको ज़ीरो एरर कहेंगे। इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप्स से आगे लिख देना। एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, मैं ZE लिख रहा हूँ ज़ीरो एरर की जगह पे, और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। ओके, उसके बाद है वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्यों ज़रूरी है? इसकी मिसाल मैंने दूसरी क्लास को जो मेरे यहाँ पे इन मतलब ये तो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं जो मेरे पास यहाँ पे फिज़िकली जो क्लास पढ़ती है, जिस क्लास स्कूल में पढ़ाता हूँ, अकेडमी में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे जो मेरे पास क्लास पढ़ती है उनको मैंने एग्जांपल दी थी, आपको भी एग्जांपल दूंगा। जीरो एरर की करेक्शन क्यों ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे इधर एक दफ़ा किसी से मैंने मंगवाई, उसकी मेजरमेंट मंगवाई, मैंने उनको कुछ चीज़ बना के देनी थी, तो उसने मेजरमेंट करते हुए जो स्केल इस्तेमाल किया वो जिसे कहते हैं मेजरिंग टेप, जो आम घरों में आम इस्तेमाल करते हैं, जो लेडीज़ जो कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल करती हैं और जो दर्जी इस्तेमाल करते हैं, वो उसके पास थी। उसका 1 इंच शुरू से कटा हुआ था, ठीक है। उसने वो देखा नहीं कि 1 इंच कटा हुआ, उसने यहाँ से पकड़ा, ये मेजर कर दिया, वो वैल्यू आई 54 इंचेस, ठीक है। तो अब उसने मुझे 54 भेज दी। मैंने जो चीज़ बनानी थी मैंने उसको 54 इंचज़ की बना के दी। जब उसके अंदर वो फिट करने लगा, कह रहा है ये फिट ही नहीं हो रही है, तो 1 इंच बड़ी है।
फिर मैंने उसे कहा कि अपना तूने किस स्केल से मेजर की थी। वो कहता जी इससे। मैंने कहा वो दिखा। उसने उसको दिखाया तो यहाँ से 1 से शुरू हो रही थी, ये जो एक इतना पार्ट था वो कटा हुआ था, वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। तो उसने फिर टोटल 1 से शुरू हो गया 54 तक। अगर 1 से शुरू हो रहे हैं 54 पर जा रहे हैं तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 तो पहले ही नहीं है, तो 1 में निकालेंगे तो 53 इंचज़ उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। तो उसने मुझे 54 बताई, तो ये उसने ज़ीरो एरर था उसके अंदर, 1 उसके अंदर इंचज़ पहले से मैयर था, पॉजिटिव ज़ीरो एरर था उसके अंदर। तो उसको उसने सब्ट्रैक्ट करना था, नेगेटिव करना था, उसने नहीं किया। दैट इज़ द नीड फॉर द ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर की नेसेसिटी इसीलिए है कि इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ दिस ज़ीरो एरर, देन आवर जो हमारी जो रिजल्ट्स हैं और एनी मेजरमेंट विल नॉट बी एक्यूरेट, विल नॉट बी प्रिसाइज। बस इतना से लिख दो और साथ एक छोटी सी एग्जांपल जैसे मैंने खुद से बनाई है, इस तरह कोई एग्जांपल बना के दे दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज़ अ स्टॉप वॉच? व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच क्या होता है? स्टॉप वॉच इज़ अ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टॉप वॉच की यहाँ पे आपको जो ये स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मैयर द टाइम इंटरवल ऑफ द एन इवेंट। ये आप पेज नंबर 18 के ऊपर इसका डेफिनेशन है। और मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है और डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है, इसके आंसर भी आपके पास पेज नंबर 18 के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे आप पेज नंबर 18 लिख दो, आप वहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हो। वाई डू वी नीड मैयर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम? ये क्या बात हुई कि हमें क्यों ज़रूरत है? सही बात कह रहे हैं ना, हम तो सेकेंड्स में बात कर रहे हैं, सेकेंड्स भी बहुत छोटा होता है, सेकंड बहुत छोटा है, काफ़ी नहीं है हमारे लिए। लेकिन नहीं, जब हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड के अंदर भी बहुत छोटी वैल्यूज हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सेकंड से भी छोटे टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो उनको मैयर करने के लिए, उनकी उनसे सारा सिस्टम करने के लिए हमें बहुत स्मॉल इंटरवल्स को मैयर करने की ज़रूरत है। अभी आप शुरू में हो, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर मेरे ख्याल से शायद पढ़ ही जो होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग जो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो थी, जब इलेक्ट्रॉन को वो किया गया, क्या उसे कहते हैं, उसको जब उसको दरियाफ्त किया गया, इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया गया या प्रोटॉन को दरियाफ्त किया गया, तो वो क्या था? मूवमेंट थी इलेक्ट्रॉन की, उसकी जो कैथोड रेज की मूवमेंट थी। और वो मूवमेंट जो होती है वो आपको आम आंख से नज़र नहीं आती, मतलब इतनी स्पीड से होती है कि फिर वो उसका जो टाइम इंटरवल होता है वो 0.00005 सेकेंड इस तरह से होता है। तो इसलिए हमें स्मॉल एक्सट्रीम की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज इसका तुम आप सादा आंसर लिख लो, बिकॉज इन रियल वर्ल्ड वी हैव टू डील विद very small, very quick functions or quick क्या से कहते हैं phenomena in which we need a very small interval of time less than seconds, so we need to measure extremely small intervals of time. What is meant by significant figures of a measurement? significant figure की जो definition है ये आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। The significant figures are all digits are known accurately and the one estimated digit, ये आपके पास significant figure की definition है, ठीक है। More significant figure means greater precision, precision ज़्यादा होती है। But how is the precision related to the significant figure? जितनी significant figure ज़्यादा होंगी उसी के नीचे जहाँ पे 1.12 का आंसर है, ये कौन सा पेज बनता है आपके पास? पेज नंबर 21 है, ठीक है। पेज नंबर 21 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है और उसी के साथ नीचे आपके पास दूसरा आंसर है क्या? 1.12। क्या? जितनी ज़्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतना ही ज़्यादा वो वैल्यू प्रिसाइज होगी। जैसे 2.5762 है और एक आपके पास 2.5 है या 58 कर लो, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, इसका आंसर ज़्यादा रियल के करीब आएगा, इसका आंसर कम रियल के करीब आएगा। इसकी एक और मिसाल मैं दे सकता हूँ आपके पास। अभी तक इसमें भी 9th में भी और 10th में भी हम जो जी की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं वो 10 है, ठीक है। अभी आप करोगे इसके बाद इस्तेमाल, आगे चीज़ें आएंगी। 9th में भी और 10th में जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड के जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है, मीटर पर सेकंड के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो एफएससी में जाते हैं तो 9.8 हो जाती है, ठीक है। इसमें आपके पास पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं था, तो इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर, दैट मीन्स ज़्यादा प्रिसाइज है ये। उसके बाद आगे जब जाएंगे तो जी की वैल्यू 9.7 समथिंग इस तरह करके और बड़ी सारी वैल्यू आ जाती है जो कि ज़्यादा प्रिसाइज है, उसमें ज़्यादा, इससे ज़्यादा रियल के करीब आंसर्स आते हैं इससे, और इसमें जो आंसर्स आते हैं वो रियलिटी के करीब नहीं होते, ठीक है। तो प्रिसाइज आंसर्स, प्रिसाइज मेजरमेंट्स करने के लिए आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत होती है। ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो और इसके मैं नोट्स तैयार करूँगा, वो भी आप लोगों को मैं दे दूँगा, अगर आप चाहेंगे तो वो नोट्स भी दे दूँगा। अदरवाइज़ वैसे भी आपके पास
बहुत सारे रिसोर्स पहले से मौजूद हैं, आप उन रिसोर्स को भी किसी को भी इस्तेमाल करके ये चीज़ें याद कर सकते हो, या जिस तरह मैंने आपको बुक से निशान लगवा दिए, आप बुक से आपको इसको याद कर सकते हो। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे। कोशिश करेंगे 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं और जल्दी होने वाले हैं। और इस तरह न्यूमेरिकल्स भी हम इंशाल्लाह साथ साथ सारे सॉल्व करेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह आपका निगहबान।